ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल जो हम लोगों ने टॉपिक देखा था, ओके, दैट वाज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के जितने भी डेरिवेशन है हम लोगों ने क्या किए थे, कंप्लीट किए थे, ठीक है। यस। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। और ग्रेविटेशन आई होप सो एक लेक्चर में हो जाएगा, ओके, क्योंकि एज कम्पेयर टू सर्कुलर मोशन ये काफी छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। मैं एकदम बेसिक बेसिक चीजें भी आपको बताने वाला हूँ, तो आपने ये लेक्चर में क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें बेसिक चीज क्या है, तो हम लोग बोलते हैं पहले स्टेटमेंट। हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल हम लोग यूनिवर्स में लेते हैं, यस, और ये उनके सेंटर ऑफ मासेस हैं। लेट अस से दिस इज m1, दिस इज m2, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r अपार्ट, ओके। यस। तो m1 और m2 जो दो पार्टिकल्स है या जो दो मासेस है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग बोलते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, okay। और फिर हम लोग बोलते हैं F is equal to what, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ओके। तो ये आप लोगों को तो पता है। अच्छा, इसमें G है, इसको क्या बोलते हैं, सो वी कॉल G एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल, ठीक है। अच्छा, इसमें सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका जी है, इट इज नॉट अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको कुछ डायमेंशंस है। वो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो आपको मिलेगा जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। और डायमेंशन ऑफ जी क्या मिलेगा, तो इट विल बी डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ m1 डायमेंशन ऑफ m2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद डायमेंशन ऑफ एफ, फोर्स का डायमेंशन है L1 m1 t माइनस टू, आर स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली डायमेंशन लिख देता हूँ इसका। आर यानी डिस्टेंस है, तो उसका डायमेंशन क्या आएगा L1, लेकिन L1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा L2 होल अपॉन m1 m2, तो ये हो जाएगा, कैन आई से इनको अगर मैंने कंबाइन किया दिस विल बिकम m स्क्वायर, ओके। यानी m1 और m2 जो है तो वो मासेस है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे उसके डायमेंशन क्या आएंगे, L0 m1 t0, तो लेकिन वो दो मासेस है, तो L0 m1 t0 इंटू L0 m1 t0, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इट विल बिकम m2। और इसको रीअरेंज किया तो आपको जो आंसर आएगा दैट विल कम एज L3 m माइनस वन t माइनस टू, इसको क्या करना है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यस। अच्छा, अभी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ओके, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लेट अस से ये अर्थ है, ओके, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा है, सही है। अच्छा, अभी जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, एम इंटू जी, बराबर है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ओके। तो हम लोग बोलेंगे वेट का फॉर्मूला क्या है, इट इज एम इंटू जी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज केप्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यस। तो हम लोग बोलेंगे एम जी विल बी इक्वल टू वॉट, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन जो ऑब्जेक्ट का सेंटर है और अर्थ के सेंटर में ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ इटसेल्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्लियर है। इसको रीअरेंज किया तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा स्मॉल जी इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इट इज फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी करना है। अच्छा, अभी हम लोग क्या देखेंगे, ओके, सो विल सी द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके तीन केसेस, ओके, जिसके ऊपर हम लोग बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ओके, या सीईटी में भी इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ओके। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहला हम लोग बोलेंगे, यस, जो फर्स्ट केस है इसमें दैट इज वेरिएशन ड्यू टू एल्टीट्यूड,
ये तो आपको पता है। और एल्टीट्यूड है क्या, तो हम लोग बोलेंगे हाइट, यस, हम लोग बोलेंगे एच। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका डायग्राम कैसे आएगा, ओके, तो मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। लेट अस से ये हमारा अर्थ है, ओके, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, और हम लोग बोलेंगे दिस विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर। ठीक है, हमने इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यस। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ओके। और अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो अगेन हम लोग बोलेंगे जो पहले किया था हम लोगों ने, m इंटू जी इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल M इज वॉट, मास ऑफ द अर्थ, एंड स्मॉल m इज वॉट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा, अभी जो मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसका तो कुछ कंपेरिजन है ही नहीं, ठीक है, ये आपको पहली बात ध्यान में रखना है, ठीक, यस। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन, ओके, ये जो मैंने आर स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे इसको कैपिटल आर कर देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और जो अर्थ का सेंटर है उसके बीच में का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, तो इसको मैंने कैपिटल आर कर दिया। तो जी आपको क्या मिलेगा, इट विल बी कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। वॉट इज जी, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं हम लोग। लेट अस से वी टुक इट टू हाइट h फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अभी ये हाइट कहाँ से मेजर हो रही है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो हम लोग बोलेंगे कि एट हाइट h gh इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम फॉर्मूला लगाना है। तो वेट एट हाइट h इज नथिंग बट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट h, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली फिर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाइट h जो रहेगा, ओके, हम लोग बोलेंगे उसको मैं डब्ल्यू एच बोल देता हूँ, एंड डब्ल्यू एच इज वॉट, तो इट विल बी m इंटू जी, ये सफिक्स h। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, अभी अर्थ का सेंटर और ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है उसमें डिस्टेंस कितना रहेगा, तो दिस विल बी r प्लस h, ओके, ये हो गया r प्लस h द होल स्क्वायर, ठीक है, यस। इसमें भी स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा जी एच इज इक्वल टू वॉट, जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। अच्छा, अभी इसमें लेट अस से इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, मैं बोलूँगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिलेगा, जी एच अपॉन जी विल बी इक्वल टू, अब एल एच एस को एल एच एस ने डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी आर एच एस को आर एच एस डिवाइड करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जी एम तो कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, तो आपके पास रहेगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, ओके। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा जी एच इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ये क्लियर है, तो इसको आपने क्या करना है, ओके, एक बार नोट डाउन कर लेना है, ठीक? अच्छा, इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ओके, ये काफी एक्यूरेट फॉर्मूला है, ओके। तो इसमें एक केस आता है, अगर हम लोग बोलते हैं कि इफ h इज वेरी लेस एज कंपेयर टू r, तब ये फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, ओके। तो ये कौन सा केस हुआ, जब हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी हम लोग बोल रहे हैं जो हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, लेट अस से हाइट जो है तो वो 50 किलोमीटर पे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ इट इज 6400 किलोमीटर। तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे ये जो है ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हो, ओके, यस, इन ऑल केसेस। लेकिन एक स्पेसिफिक केस है जहां पे हम लोग बोलते हैं व्हेन h इज वेरी मच लेस देन r, ओके, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर हम लोग बोलेंगे द डिस्टेंस
फ्रॉम surface of earth is very less as compared to radius. ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा. ठीक है, तो मैं जो ये साइड है पूरा उसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ या स्क्रीन ही पूरा क्लियर कर देता हूँ. कर दिया है. तो हम लोगों को जो इक्वेशन मिला था वो कुछ ऐसा था, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर. अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओके, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर. तो आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1, और डिनोमिनेटर में आर प्लस एच अपॉन आर और होल स्क्वायर को बाहर ही रखेंगे अपने. तो ये हो जाएगा जी इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर द होल स्क्वायर. अभी आपको करना क्या है, ये 1 प्लस एच अपॉन आर जो है इसको ऊपर ले लेना है. तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इंटू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर रेस टू -2. ओके, 1 स्क्वायर तो 1 ही है, और ये जो डिनोमिनेटर है उसका जो स्क्वायर है तो वो ऊपर ले लिया हम लोगों ने न्यूमरेटर में, तो वो क्या हो जाएगा, रेस टू -2, लॉ ऑफ इंडाइसिस. ओके, अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है. ओके, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप इसमें यूज करोगे, ओके, तो हमको मिलेगा दिस विल बिकम 1 माइनस 2h अपॉन आर प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ h अपॉन r. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ h अपॉन r यानी क्या, h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, h क्यूब अपॉन r क्यूब. ठीक है, अच्छा ये जो टर्म्स रहेगी तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ आएगी. ओके, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी. तो उसके पीछे कारण क्या है, तो हम लोग बोलते हैं h इज वेरी मच लेस देन r. तो h अपॉन r क्या है, इट इज वेरी मच लेस देन 1. ओके, यानी ये जो वैल्यू रहेगी वो फ्रैक्शनल रहेगी, यानी h अपॉन r का शायद वैल्यू ऐसा रहेगा 0.02. इसका जो स्क्वायर है वो और भी छोटा हो जाएगा, 0.0004 हो जाएगा. उसका क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, 0.00008 हो जाएगा शायद. ओके, मैं ऐसे ही बस रैंडम आपको बता रहा हूँ. तो हम लोग बोलते हैं इसका जितना हायर ऑर्डर रहेगा, ओके, उतना उसका वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा. ठीक है, लेकिन ये कौन से केस के लिए, ये जो हम लोग पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, ओके, दिस इज फॉर द केस व्हेन h इज व्हाट, लेस देन या वेरी मच लेस देन r. यानी h does not have comparable value with respect to radius of earth capital R. ओके, अभी तो मैं जब बोल रहा हूँ कि h does not have comparable value with respect to R, तो इसका मतलब क्या है, लेट अस से R का वैल्यू कितना है, 6400 किलोमीटर. ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि h का वैल्यू क्या है, लेट अस से 100 किलोमीटर, तो मैं बोलूँगा 100 और 6400 का रेशियो कितना आएगा, 1:64. तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं 1 और 64 को कंपेयर करूँगा तो मैं बोलूँगा 64 इज वेरी मच लार्ज एज कम्पेयर टू 1. ओके, तो हम लोग बोलेंगे 100, 200, 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक के लिए आप ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. लेकिन अगर 800 या 1000 किलोमीटर आ रहा है, ओके, ऐसा दिया हुआ h का वैल्यू इज वॉट 900 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर, तो उसके लिए हम लोग जो आगे का फॉर्मूला मिलने वाला है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे. अच्छा एनीवे, हम लोग बोलेंगे जो भी हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ h बाय आर है, ओके, तो ये हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ h लोग बोलेंगे जो भी हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ h बाय आर है, ओके, उसको हम लोग क्या करने वाले, निगलेक्ट करेंगे. तो बचेगा क्या, मैं बोलूँगा जी एच इज approximately equal to g into bracket 1 minus 2h upon r. ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, यस. तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, ओनली फॉर द केस व्हेन h इज वेरी मच लेस देन r. अदरवाइज ये वाला जो फॉर्मूला है मैं तो बोलूँगा हमेशा आपने क्या है, ये ही यूज करना है. ठीक है, यस, और ये सिर्फ ये वाले केस के लिए यूज करना है, h इज वेरी मच लेस देन r. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है. तो ये पहला केस था, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू एल्टीट्यूड h या हाइट h. ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ. जो हमारा अभी अगला केस है, ओके, वो केस क्या है, तो हम लोग बोलते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ. ठीक है, अब ये स्टार्ट करने के पहले मैं क्या बोलूंगा, लेट रो बी द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थ अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है,
यानी जैसे जैसे अर्थ के अंदर के लेयर्स में जाते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन या जो उसका मटेरियल है वो चेंज होते जाता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो ओवरऑल एवरेज डेंसिटी अर्थ की उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, रो बोल दिया। तो कैन आई से डेंसिटी इज नथिंग बट mass of earth, okay, which is denoted by capital M, upon the volume of earth, which is what, 4 by 3 pi r cube, okay, assuming earth is what, spherical। तो एक्चुअली हम लोगों को ये पता है कि अर्थ का जो शेप है, ओके, वो एक्जैक्टली स्पेरिकल तो नहीं है, ओके। हम लोग बोलते हैं इट इज फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट इक्वेटर, ओके। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल हम लोग बोलते हैं, ओके, विल एज्यूम द अर्थ इज स्पेरिकल, और यहाँ पे वॉल्यूम हम लोगों ने क्या लिया है, 4 by 3 pi r cube। ये क्लियर है? तो मास ऑफ अर्थ क्या मिलेगा इससे, इट विल बी रो इंटू 4 by 3 pi r क्यूब, ठीक है। यस, चाहिए तो यहाँ पे आप इक्वलिटी साइन भी लगा सकते हैं, okay? वापस ये कर लेता हूँ। तो मास ऑफ अर्थ आपका आएगा रो इंटू 4 by 3 पाई आर, लेटर से इसको इक्वेशन 1 बोलती है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। तो लेटर से ये हमारी अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर रखा हुआ है हम लोगों ने, तो मैं शेड कर देता हूँ उसका। तो एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर रखा हुआ है हम लोगों ने, लेटर से उसका मास क्या है, स्मॉल एम। अब हम लोग बोलेंगे कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो क्या रहने वाला है, इट विल बी कैपिटल आर विच इज रेडियस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यही ऑब्जेक्ट को थोड़ा नीचे लेके आ रहे हैं, थोड़ा नीचे लेके आ रहे हैं, क्या, तो हम लोग उसको डेप्थ डी पे लेके आए, ओके। यानी यहाँ पे ड्रिल करते करते, ओके, यस, अर्थ को हम लोग क्या करते गए, डिग करते गए, और उसको एक डेप्थ पे लेके आए जिसको बोल दिया हम लोगों ने डी। तो अभी मैं बोलूंगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या रहने वाला है, बहुत ही सिंपल है, इट विल बी कैपिटल आर माइनस डी। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अभी ये इसके ऊपर मैं थोड़ा अलग कलर का इंक यूज करता हूँ। मैं ऐसा बोलूंगा कि जो अभी इफेक्टिव मास है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला है, तो हम लोग कुछ इस तरह से दिखाएंगे, यानी इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ नाउ विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी व्हाट, तो उसका जो रेडियस रहेगा दैट विल बी आर माइनस डी। अब इफेक्टिव मास यानी क्या, तो जो मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, ओके, यस, और ये जो बाकी का मास है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो इस तरह से क्या है, फ्रेगमेंटेड है। तो उसका जो इफेक्ट है ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, तो वो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे निग्लिजिबल रहेगा। तो ओवरऑल जो भी इफेक्ट रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ओके, दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस डॉटेड सर्कल या डॉटेड स्फीयर। ये आपको आ रहा है समझ में? मैं बोलूंगा यस, लेट द इफेक्टिव मास बी एम डैश, ओके। तो मैं बोलूंगा कि ऊपर का जो फॉर्मूला है वो अगर मैंने यूज किया तो मुझे मिलेगा एम डैश इज इक्वल टू वॉट, रो इंटू 4 by 3 पाई आर डैश द होल क्यूब। अब आर डैश बेसिकली क्या है, तो मैं बोलूंगा ये जो आर माइनस डी है उसको ही हम लोगों ने क्या बोल दिया है, आर डैश, ओके। तो फिलहाल इसको मैं आर डैश ही रहने देता हूँ, बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, यस। अब हम लोग बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो जी का इक्वेशन क्या था, इट वाज जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आप एग्री कर रहे हो, ओके। ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, ओके। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं जी, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल जी क्या है, इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ओके। तो यहाँ पे एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बिकम जी इंटू कैपिटल एम क्या मिला था अपने को, रो इंटू 4 by 3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर, ओके। तो इसमें हम लोग बोलेंगे आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रहेगा 4 by 3 रो इंटू जी इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया, लेटर से इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। और मैं बोलूंगा एट डेप्थ डी, यानी हम लोग जब नीचे की तरफ जाते हैं, okay? तो नीचे की तरफ एट डेप्थ डी हम लोग बोलेंगे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज व्हाट, जी डी। और जी डी क्या रहेगा, तो मैं बोलूंगा ओके, सिंपल इट विल बी जी इंटू एम के जगह पे क्या यूज करेंगे, इफेक्टिव मास, यानी वो हो जाएगा एम डैश अपॉन आर स्क्वायर के जगह पे आएगा आर डैश द होल स्क्वायर। लेकिन एम डैश जो है, तो एम डैश क्या मिला है अपने को, इट इज 4 by 3 रो इंटू
पाई इंटू आर डैश क्यूब, बराबर है, ये एम डैश का वैल्यू है, इंटू हम लोग क्या ले लेते हैं, कैपिटल जी ले लेते हैं, अपॉन आर डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आर डैश क्यूब और आर डैश स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा जी डी इज इक्वल टू 4/3 रो इंटू कैपिटल जी, सब कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ लिख लिया हम लोगों ने, इंटू पाई, इंटू बचेगा एक आर डैश, लेकिन वो आर डैश का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू आर माइनस डी। सही है, ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो आपको क्या मिलेगा इससे, जी डी अपॉन जी। ओके, अभी ये जो डी है वो भी सफिक्स में आना चाहिए था। ओके, यस, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, जी डी अपॉन जी विल बी इक्वल टू, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा, आर माइनस डी अपॉन आर। ओके, अब ये न्यूमरेटर अपन सेपरेट करेंगे तो आपके पास रहेगा जी डी अपॉन जी विल बी इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, और इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा जी डी इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। ओके, अब ये जो है ये आपका कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे लेटर से इसको हम लोग एक इक्वेशन दे देते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और ये जो है रिजल्ट वो आपका फाइनल रिजल्ट है। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, ओके, विच इज गिवन बाय जी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, इसको क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना। ठीक है, यस, अब मैं क्या करूंगा, इसको भी, ये स्पेस को भी क्लियर कर देता हूँ और हम लोग एक ग्राफ देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं। ओके, जो वाई एक्सिस है उस पर हम लोगों ने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाया, और जो एक्स एक्सिस पे, ओके, तो उस पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, यस, तो ये जो पॉइंट है, ओके, ये हम लोग बोलेंगे दिस पॉइंट विल बी द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो डिस्टेंस ऑफ द सर्फेस फ्रॉम द अर्थ कितना रहता है, या फिर हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ द सर्फेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना रहता है, तो इट इज बेसिकली आर। और ये पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहेगी तो वो क्या रहेगी, जी। ठीक है, यस, तो ये पॉइंट को इनिशियली यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा वाई एक्सिस पे जी का ये पॉइंट पे वैल्यू क्या रहने वाला है, जीरो, तो ये रहने वाला है आर कॉमा जीरो। ठीक है, और आपको ये बात ध्यान में रखना है, ओके, कि एक्चुअली ये पॉइंट जो है वो आर कॉमा जीरो है, लेकिन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रहता है वो ये रहता है, विच इज इक्वल टू वॉट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। okay? तो ये जो आर कॉमा जीरो है वो मैंने क्या बताया हुआ है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए, लेकिन एक्चुअल जो केस है वो क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जी का वैल्यू इधर रहता है। अब हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं डेप्थ की बात करूं, ओके, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज गिवन बाय g इंटू ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये फॉर्मूले को अगर अपन ने अच्छे से रीअरेंज किया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, दिस विल बी g अपॉन आर इंटू ब्रैकेट आर माइनस डी। ये आपको आया समझ में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जी डी इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, आर माइनस डी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या कि अगर डेप्थ बढ़ते जाएगा तो if depth will increase, r minus d will decrease and hence gd will also what, decrease। okay, तो ये लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ आप एक पॉइंट पे कहाँ पे पहुंच जाओगे, ओके, तो सर्फेस ऑफ द अर्थ से आप सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो पॉइंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे हम लोग बोलेंगे इट विल बी 0,0, यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 0। तो इसके पीछे कारण क्या है, ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे इफ d becomes equal to रेडियस, ओके, तो gd का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, g इंटू ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर, लेकिन d और r इक्वल है तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपके पास रहेगा g इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1। तो gd का वैल्यू क्या आया है, इट बिकेम एज 0। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अभी तो यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ देखते हैं उसका नेचर कैसा है, इट इज लीनियर। ये आपको आ रहा है समझ में? तो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जब जाते हैं तो जी का वैल्यू लीनियरली क्या होता है, डिक्रीज होता है।
ठीक है। लेकिन अगर हम हाइट h पे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं GH का फॉर्मूला क्या है, G इंटू ब्रैकेट R अपॉन R प्लस एच द होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला भाई ये वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ओके। तो कैन आई से देयरफॉर GH इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 अपॉन R प्लस एच द होल स्क्वायर। अब ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है, लेकिन ये हम लोग बोलेंगे इनवर्स रिलेशन होने के बाद भी, ओके, यस, ये लीनियर नेचर का नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे पावर 2 है, यानी स्क्वायर का टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है, तो हम लोग बोलेंगे इसका शेप जो आता है ग्राफ का वो कुछ इस तरह से आता है, पैराबोलिक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो ये क्या है, आप हाइट h पे जा रहे हो, और ये क्या है, आप डेप्थ d पे जा रहे हो। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ है, ओके। यस, कुछ बुक्स में ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ 0,0, ठीक है। तो इनिशियली ग्राफ बढ़ता है, ओके, जब आप सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच जाते हो, ठीक है, उसके बाद ये जो ग्राफ है वो घटने लगता है, ओके। यस, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो ये वाला ग्राफ भी क्या है, सही है। आप दोनों में से कोई भी रेफर कर सकते हो, ओके। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर आया। अच्छा, अभी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है आपको, GD यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r माइनस d। ये क्लियर है, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोग थर्ड केस देखेंगे, विच इज वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू लैटिट्यूड, ठीक है। ओके, तो जो अपना नेक्स्ट डेरिवेशन है दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और उसका जो हम लोग केस देखने वाले हैं दैट इज ड्यू टू लैटिट्यूड। अभी आई होप आप लोगों को लैटिट्यूड का मतलब पता है, तो लैटिट्यूड का डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। एज्यूम करो कि हम लोगों ने एक पॉइंट लिया ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, और वहां से एक लाइन ली विच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ओके, पहली बात तो मैं ये बता दूंगा, ये जो पॉइंट है ये आपका, ओके, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। और ये जो लाइन दिखाई है, तो ये एक्चुअली लाइन की जगह पे ऐसा बोलूंगा मैं, इट इज अ प्लेन विच इज, ओके, डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू इक्वल, ओके, हेमिस्फीयर्स, ओके। यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो है ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। एंड दिस इक्वेटोरियल प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। और जब वो जैसे अर्थ को कट करता है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर वो एक सर्कुलर पेरिफेरी बनाता है, और ये सर्कुलर पेरिफेरी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओके, वी कॉल इट एज, ओके, इक्वेटर। तो ऐसा समझ लो कि अगर आपने एक वाटरमेलन लिया, और वाटरमेलन को बीच में से अगर आपने कट किया परफेक्टली दो हाफ्स में, और उसको अगर आपने वापस जोड़ा, okay, तो जोड़ने के बाद आपको एक ऐसी लाइन दिखेगी, और वो जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्वेटर। ये आपको पता है, okay? अच्छा, अभी हम लोग बोल रहे हैं ये पॉइंट विच इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसको मैंने सेंटर से जोड़ा, और वो जो है, ओके, वो लाइन वो प्लेन के साथ क्या एंगल बना रही है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लैटिट्यूड। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फाई क्या है, फाई इज लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ with respect to इक्वेटोरियल प्लेन, ओके। अब एक और बात बतानी है आपको कि जो अर्थ है, तो उसका जो नॉर्थ एंड साउथ है वो परफेक्टली वर्टिकल है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो उसका पोलर एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, लेकिन अभी ये समझने के लिए हम लोगों ने डायग्राम इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है। यस, अच्छा, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ नहीं दिखाएंगे। हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कैसे दिखाते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्चुअली हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट का वेट ऐसा दिखाते हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, वो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, तो हमेशा ध्यान में रखो, यहाँ पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ मैं, तो उसके ऊपर जो जी एक्ट करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। इसलिए मैंने जी इस तरह से दिखाया, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक और बात है कि ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो अभी अर्थ जब रोटेट होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, तो अर्थ जब रोटेट होगी तो वो जो पॉइंट है वो क्या करेगा, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वो इस तरह से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ये आप इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। यस,
जैसे एक स्पीयर है, उसको आपने क्या किया, ओके, रोटेट किया, तो स्पीयर के ऊपर का जो पॉइंट है वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो हम लोग बोलेंगे जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे, दिस वन, इसको मैं पूरा ऐसे कर देता हूँ, ये जो लाइन है, ओके, इसको मैं बोलूँगा स्मॉल आर। तो व्हाट इज स्मॉल आर? मैं बोलूँगा स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पोलर एक्सिस, ये आपको ध्यान में रखना है, या पोलर एक्सिस, जो भी आप उसको बोलते हो, ठीक है। यस। अच्छा, अभी इसमें मैं बोलूँगा अगर ये एंगल फाई है, ओके, तो ये वाला भी एंगल क्या रहेगा, इट विल बी फाई, ओके। तो अभी यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मैं। तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी व्हाट, फाई। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, लेट अस से इसको मैंने पॉइंट पी बोल दिया, ओके, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट एम, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सी एम पी, इन ट्राइंगल सी एम पी, एंगल एम क्या है, इट इज 90 डिग्री। तो अगर मैं cos फाई यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, तो व्हाट विल बी cos फाई, तो हम लोग बोलेंगे cos फाई विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। इससे आपको क्या मिलेगा, ओके, तो मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है आपको कुछ ऐसा मिलेगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर cos फाई। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें दूसरा केस क्या है कि जब ये पॉइंट पे, ओके, हम लोग बोल रहे हैं कि जब अर्थ रोटेट होगी तो वो पॉइंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, सेंट्रीपेटल फोर्स भी होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। तो हम लोग बोलेंगे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपेटल तो अभी नहीं कंसीडर करेंगे, ओके, यस। तो हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को बाहर लेके जाने की कोशिश करेगा, ओके। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं कि ऐसा सोचो कि एक स्पीयर है और उसको आपने क्या किया, उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप रखा है। अब वो स्पीयर को क्या कर रहे हो आप, रोटेट कर रहे हो, तो वाटर ड्रॉप क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ फेंका जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ फेंका जाएगा, ओके। तो हम लोग बोलेंगे जो बाहर की तरफ वो फेंका जाएगा, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग है, ओके। लेकिन इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसका सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या रहेगा, ए आर। तो हम लोग बोलेंगे ए आर क्या है, बेसिकली इट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ओके, या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड एक्सीलरेशन। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि ए आर तो ऐसा एक्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि ए आर के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो पहला वाला कंपोनेंट हम लोगों ने रेडियल कंपोनेंट बनाया हुआ है, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट रहेगा वो मैं डॉटेड इससे बता देता हूँ, दैट विल बी, ओके। अभी ये जो मैं रेडियल बोल रहा हूँ, तो दैट इज अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। ए आर पहले से ही रेडियल है, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है, एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर। लेकिन जो ए आर है, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है, ओके, वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट रहेंगे, अलोंग द रेडियस एंड अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। अलोंग द टेंजेंट हमारे कुछ काम का नहीं है, हम लोग बोलेंगे इफ दिस एंगल इज फाई, ये भी फाई है और ये वाला भी एंगल क्या रहेगा, फाई। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ओके, यस, तो देखो वेक्टर का जो कंपोनेंट है जो उसके साथ एंगल बना रहा है, ओके, तो वो उसका कॉस कंपोनेंट हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो दिस वन, दिस एरो और दिस वेक्टर विल बी व्हाट, तो इट विल बिकम ए आर कॉस फाई, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है, यस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यस, लेट अस से, विल से द रेडियल कंपोनेंट of centrifugal acceleration AR, okay, is, let us say मैं उसको A बोल देता हूँ, okay, which is given by A is equal to what, AR cos phi, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो अर्थ है वो रोटेट हो रही है अबाउट पोलर एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो AR का वैल्यू रहने वाला है, ओके, अब मैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ। तो वी ऑल नो दैट, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, centrifugal acceleration is given by what, omega square dot vector r, okay। सेंट्रीपेटल में माइनस साइन आएगा, सेंट्रीफ्यूगल में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना, okay? तो वो लॉजिक के हिसाब से अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस फाई,
बट इक्वेशन 1 में क्या मिल रहा है, स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर कॉस फाई। तो आपका ये जो ए है वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल आर कॉस फाई, इनटू ये पहले का जो कॉस फाई है वो भी आ जाएगा। तो आपका जो ए है वो बन जाता है ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। ओके, वी से ए इज इक्वल टू व्हाट, ए आर कॉस फाई। ओके, ए आर का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर यानी क्या, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, ओके, इंटू कॉस फाई, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट कैपिटल आर कॉस फाई। तो ये आपका क्या बन जाता है, ए विच इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो ए है तो आप देखिए इट इज रेडियली आउटवर्ड्स, ओके, रेडियली आउटवर्ड है, और जो जी है वो क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियली इनवर्ड्स है। तो हम लोग बोलेंगे जो नेट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा उसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जी डैश जो रहेगा, ओके, यस, इट विल बी जी माइनस ए, दैट इज गोइंग टू बी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। अच्छा, ओमेगा का जो वैल्यू है तो आप वो निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ओमेगा क्या है, इट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ में, ओके, इसको 2 पाई अपॉन कैपिटल टी जो है इट इज 86400 सेकेंड्स, ओके। तो ये वैल्यू बाद में आप इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, यस। अच्छा, अगर आपको लैटिट्यूड का वैल्यू पता है, ओके, फाई का वैल्यू, तो आप कॉस फाई भी निकाल सकते हो, ठीक है। और जो भी ये वैल्यू आएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई का, ओके, वो जब जी में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, यस, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब इसमें ये जो वैल्यू है, ओके, तो ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ओके, ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमको आंसर आता है, तो इसका जो आंसर आता है, ओके, दैट कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 7.27 इंटू 10⁻⁻5, ओके, यस, यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड रहेगा, ये ध्यान में रखना है, रेडियन पर सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर मैं पोल्स की बात करूँ, ओके, तो एट नॉर्थ पोल, ओके, पाई का वैल्यू एट नॉर्थ पोल क्या हो जाता है, इट बिकम्स 90, एंड एट साउथ पोल जो है वो बन जाता है 270, और फाई का वैल्यू एट इक्वेटर, ओके, तो इट विल बी आइदर 0 डिग्री और इट इज 180 डिग्री, ओके। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा, जब हम लोग बोलते हैं कि जी डैश एट पोल्स, तो ये हो जाएगा आपका जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ओके, कॉस स्क्वायर फाई। अब जो कॉस स्क्वायर फाई है तो मैं बोलूँगा एट पोल्स फाई का वैल्यू एक तो 90 है या 270, और कॉस फाई क्या हो जाता है, कॉस 90 इज 0 एंड कॉस 270 इज ऑल्सो 0। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 0। ये नॉर्थ के लिए भी है और साउथ के लिए भी है, दोनों पोल्स के लिए। तो हम लोग बोलेंगे जी डैश पी इज इक्वल टू वॉट, जी माइनस 0, तो उसको मैं जी लिख देता हूँ, विच विल बी इक्वल टू वॉट, जी मैक्स, ओके। तो ये वैल्यूज जो है इसका एक टेबल आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेना है। और हम लोग बोलते हैं एट इक्वेटर, ओके, तो मैं बोलूँगा दिस बिकम्स जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ओके। अच्छा, अभी वापस हम लोग बोलेंगे कि अगर कॉस स्क्वायर फाई कंसिडर कर रहे हैं तो कॉस ऑफ जीरो कितना आता है, कॉस ऑफ जीरो 1 आता है, कॉस 180 कितना आता है, -1, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, एंड -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +1। तो ऐसे इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर आपका बन जाता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 1, ठीक है, विच इज वॉट, तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी एक्चुअली जी मिनिमम, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज व्हाट, मैक्सिमम, एंड एट इक्वेटर इट इज मिनिमम, ठीक है, ये क्लियर है। तो आई होप आपको आज का ये समझ में आया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके, तो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो कौन से हैं, हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, केपलर्स लॉ हो गए, ठीक है, यस। तो वो सब हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कुछ पार्ट आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
तो जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, ओके, दैट इज ऑफ व्हाट, तो विल से केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये एकदम फटाफट देख लेंगे हम लोग। तो पहला वाला लॉ क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। इट स्टेट्स दैट every planet revolves around the earth in an elliptical orbit where the sun is situated at one of the foci of the ellipse या elliptical orbit। इसका मतलब ऐसा है कि जो सन है, ओके, उसके अबाउट जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमते हैं, वो किस में घूमते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ओके, और जो सन है इट इज नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स बट इट इज एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, तो अगर मैंने अप्रोक्सीमेटली ऐसा एक एलिप्स बना दिया, ओके, लाइक दिस, और यहाँ पे एक फोकस कंसीडर किया, इधर भी एक रहेगा बट ये वाला फोकस कंसीडर किया, इधर हम लोगों ने सन दिखा दिया, okay? और ये एक प्लैनेट है, तो ये जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जहाँ पे सन क्या है, इट इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इसका स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सेकेंड वाला क्या है, तो हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। जहाँ पे हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये लॉ क्या है बेसिकली, तो लॉ ऑफ इक्वल एरिया समझने के लिए, ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक अलग डायग्राम यूज करेंगे। ओके, तो मैं वापस यहाँ पे एक एलिप्स बना देता हूँ, ये इसका माइनर एक्सेस है और ये इसका मेजर एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं कि सन इज सिचुएटेड एट द फोकाई। ठीक है, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अर्थ जो है, लेट अस से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे, ओके, अर्थ आ रही है। तो हम लोग बोलेंगे पहली बात, इसका जो रेडियस वेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, तो रेडियस वेक्टर in this case will be a vector drawn from the center of the sun to the center of the earth, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो रेडियस वेक्टर रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, तो ये जो रेडियस वेक्टर है, ओके, वो जो एरिया स्वेप्ट कर रहा है उसको मैं बोल देता हूँ A1, और जो अर्थ है वो 1 पोजिशन से जब 2 पे आया तो उसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, T लगा। मैं बोलूँगा A1/T क्या हो गया, वो हो गया उसका एरियल वेलोसिटी। अब ऐसा इमेजिन करो कि अर्थ अभी पोजिशन 3 पे आ गया है इधर, ओके, और 3 से वो 4 पे आ रहा है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे अब जो रेडियस वेक्टर रहेगा फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ, वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, और अब जो वो रेडियस वेक्टर एरिया स्वीप कर रहा है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो वो एरिया को क्या बोल देता हूं मैं, A2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो 1 से 2 पे आ रहा है तो उसको टाइम T लग रहा है, 3 से 4 पे आने के लिए भी उसको टाइम क्या लग रहा है, T लगेगा। अभी जो टाइम है वो टाइम जो रहने वाला है इट विल बी इन मंथ्स, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग अभी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात या रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट की बात कर रहे हैं, कोई भी प्लैनेट अराउंड द सन। ओके, तो टाइम सेकंड्स में नहीं, हम लोग जो टाइम बात करेंगे वो थोड़े एक मैक्रो स्केल पे बात करेंगे, लाइक इन मे बी यू कैन से इन डेज और इन मंथ्स। ओके, ये क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ पे आने को जितना टाइम लगा है 1 से 2 पे, उतना ही 3 से 4 पे आने के लिए टाइम लग रहा है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो एरियल वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, T। ओके, तो केपलर्स सेकंड लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ओके, A1/T इज इक्वल टू A2/T, और इसका स्टेटमेंट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं okay, the radius vector drawn from the center of the sun to the center of the planet sweeps equal areas in equal interval of time। okay, yes, वापस बता देता हूं मैं, रेडियस वेक्टर, जैसे आप अगर वेक्टर बोलना चाहते हो तो वेक्टर भी चलेगा। okay? तो रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू द center of planet sweeps equal areas in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आपको एक और बात बतानी है यहाँ पे। ओके, जब 1 से 2 पे आ रहा है, ओके, तो उसकी जो लीनियर स्पीड रहने वाली है यहाँ पे, ओके, यस, वो लीनियर स्पीड और ये लीनियर स्पीड क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। हाँ, एरियल वेलोसिटी क्या है, सेम है, ओके, लेकिन जो लीनियर स्पीड्स है वो क्या है, अलग है। इनफैक्ट हम लोग ऐसे बोलेंगे 3 से 4 जब वो ट्रैवल कर रहा है तब उसकी लीनियर स्पीड क्या है, इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द लीनियर स्पीड फ्रॉम 1 to 2। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। और जो तीसरा वाला लॉ है, ओके, हम लोग, और अभी जो थर्ड लॉ है वो देख लेते हैं। तो थर्ड लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ पीरियड। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ पीरियड क्या है बेसिकली, तो वी से द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस को मैं ए बोल देता हूँ। तो सेमी मेजर एक्सिस यानी क्या हुआ है, तो सेंटर से जो एक्सट्रीम पॉइंट है एलिप्स का, ओके, वो जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए क्यूब। ये क्या हुआ, दिस इज लॉ ऑफ पीरियड। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा ब्रीफ में ले लिया। मैं वापस लॉ ऑफ पीरियड रिपीट कर रहा हूँ। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो आई होप आज जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखे वो आपको समझ में आए। ठीक है, हम लोगों ने मेजर जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो बचे हुए टॉपिक्स है वो कौन से हैं, तो मैं बोलूँगा पहला तो क्रिटिकल वेलोसिटी, फिर हम लोग बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, दूसरा है एस्केप वेलोसिटी। तीसरा जो है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और एक चौथा वाला जो है तो मैं बोलूँगा दैट इज, ओके, केसेस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। तो वो तो बहुत ही ईजी है। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट केसेस बाकी है। ठीक है, अभी बाकी का पूरा जो है मेजर पार्ट वो आज हम लोगों ने क्या किया है, कवर किया है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग फटक से ये जो चारों पार्ट्स हैं, ओके, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, फिर जो रोटेशनल मोशन है, ओके, तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है।